हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था, परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं। बच्चों, इसकी पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि गृह अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, उसकी परिभाषा और गृह अर्थव्यवस्था के क्या क्या सिद्धांत हैं और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। बच्चों, आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे कि आदर्श अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं। आदर्श अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। आदर्श गृह अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनेक विशेषताएं होती हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। पहला है प्राथमिक या अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है, यानी जब भोजन, वस्त्र, मकान आदि पर खर्च हम किस प्रकार किया जाए जिससे जो अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, इसको ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। भोजन के लिए आवश्यक व्यय तथा ऋतु के अनुसार वस्त्रों का व्यय तथा धूप व हवा से युक्त घर बनवाना चाहिए। स्वस्थ शरीर ही व्यक्ति की सबसे प्राथमिक आवश्यकता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तब तक किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था या क्रिया संपादन नहीं कर सकता। बच्चों, इसका दूसरा विशेषता है भविष्य की चिंता। हम सभी को अपनी भविष्य की चिंता रहती है। व्यक्ति को जीवन में अचानक आने वाले संकटों को दूर करने के लिए भी हमें धन की आवश्यकता होती है। यदि व्यक्ति आज की प्राथमिक समस्याओं पर अपनी समस्त आय को व्यय कर देता है, यानी खर्च कर देता है, तो भविष्य में आने वाली परेशानियों का सामना कैसे करेगा। इसीलिए आवश्यक है कि व्यक्ति भविष्य की चिंता करे तथा उन समस्याओं के निदान का प्रयास भी करे। अब तीसरी विशेषता है बचत। बचत की आवश्यकता भी हमें भविष्य में आने वाले अवसरों पर पड़ती है। आधुनिक समय में बचत के अनेक लाभ बताए गए हैं। व्यक्ति अपनी आय में से कुछ अंश बचत करके किसी भी डाक खाने या बैंक में डालेगा तो आवश्यकता पड़ने पर या व्यक्ति की वृद्धावस्था में काम आएगा तथा उस व्यक्ति को ब्याज के माध्यम से भी अधिक धन भी प्राप्त हो सकेगा। बचत करने से भविष्य में बच्चों की शिक्षा, दीक्षा एवं शादी आदि में परेशानी नहीं उठानी पड़ती। अब चौथी विशेषता है आय से व्यय कम। व्यक्ति को इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि आय से व्यय अधिक ना हो, यानी जितनी हमारी आमदनी है उससे ज़्यादा हमें खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि आय से अधिक व्यय करने से व्यक्ति की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। यदि हम अब जितनी आमदनी है उससे ज़्यादा खर्च करेंगे तो हमें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार, यानी अपनी आय के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। अब पांचवी विशेषता है सभी पारिवारिक सदस्यों पर अनुकूल खर्च। परिवार में प्रत्येक सदस्य की अवस्था, स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें खर्च करना चाहिए, क्योंकि भारतीय परिवारों में बुजुर्ग अपने बच्चों पर खर्च करना चाहते हैं, परंतु गृहिणी को भी सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए खर्च करना चाहिए। यदि बुजुर्ग तथा बच्चों को आवश्यकताएं अनिवार्य हैं तो उन्हें ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चों, युवकों, वृद्धों की आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। आवश्यकताओं पर प्राथमिकता के आधार पर खर्च करना चाहिए। अगली विशेषता है तीव्रता के आधार पर आवश्यकता की पूर्ति। प्रत्येक व्यक्ति को तीव्रता के अनुसार
अपनी सर्वाधिक आवश्यकता को पूर्ण करना चाहिए। जैसे सर्दी के मौसम में बच्चों के लिए स्वेटर, रजाई, गद्दों आदि का इंतज़ाम करना चाहिए। वर्षा ऋतु में घर की मरम्मत करवानी चाहिए। जुलाई के महीने में किताब, कॉपी और फीस की आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए। इन बातों से स्पष्ट होता है कि हमें सीमित, आवश्यक तथा अनिवार्य खर्च ही करने चाहिए, यानी फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। साथ ही परिवार के आय के साधन भी बढ़ाने चाहिए। गृहिणियों द्वारा घर में आय बढ़ाने के लिए अनेक छोटे छोटे उद्योगों को शुरू किया जा सकता है ताकि घर में आय बढ़ सके और असमय आने वाले खर्चों को पूरा किया जा सके। अब हम बात करते हैं आवश्यकता क्या है, आवश्यकता के तत्व और आवश्यकताओं की क्या क्या विशेषता है। आवश्यकता, मनुष्य के सामने यदि आवश्यकताएं न होती तो वह क्रियाशील न होता। इन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हम आर्थिक प्रयास करते हैं, यानी नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जिससे कि हम पैसे कमा सकें। आवश्यकताओं का महत्व हमारे जीवन में हर कदम पर है। नवजात शिशु को दूध की आवश्यकता होती है और बढ़ते उम्र के बच्चों तथा बड़े बच्चों की आवश्यकताएं और भी अधिक बड़ी यानी विस्तृत होती जाती हैं। संपूर्ण मानव जीवन आवश्यकताओं का केंद्र है। आवश्यकताएं अनंत होती हैं, यानी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं जिनको अगर हमारी एक आवश्यकता पूरी हो जाती है तो दूसरी आवश्यकता स्वयं पैदा हो जाती है और मनुष्य पूरी उम्र उन्हें पूरी करने में लगा देता है। अब है आवश्यकता का अर्थ। आवश्यकता ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए साधन उपलब्ध हो तथा उस साधन का प्रयोग करने के लिए व्यक्ति तैयार हो। यानी आवश्यकता हमारी एक इच्छा है, इसको पूरा करने के लिए हमारे पास उस इच्छा को पूरा करने के लिए साधन उपलब्ध होने चाहिए और उस साधन का प्रयोग करने के लिए व्यक्ति को तैयार होना चाहिए। स्मिथ तथा मैट्रिन के शब्दों में आवश्यकता किसी वस्तु को प्राप्त करने की वह इच्छा है जिसे पूरा करने के लिए मनुष्य में योग्यता हो और वह करने के लिए तैयार हो। यानी किसी वस्तु की चाह को हम इच्छा कहते हैं। आवश्यकता उस इच्छा को कहते हैं जिसकी संतुष्टि के लिए हमारे पास पर्याप्त सामर्थ्य और तत्परता दोनों होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे किसी व्यक्ति को मकान बनवाने की इच्छा है, इस इच्छा को संतुष्ट करने के लिए व्यक्ति के पास पर्याप्त रुपया भी है तो उसकी मकान बनवाने की इच्छा आवश्यकता में परिवर्तित हो जाएगी। कारण यह है कि अपनी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए व्यक्ति के पास साधन है तथा वह साधन का उपयोग करने को भी तैयार है। इसके विपरीत व्यक्ति को मकान बनवाने की इच्छा तो है लेकिन उसके पास पर्याप्त रुपया नहीं है तो वह इच्छा ही रहेगी, आवश्यकता नहीं हो सकती। यदि उसके पास रुपया है पर वह रुपया व्यय करने को तैयार नहीं है, यानी वो धन खर्च करने को तैयार नहीं है, तो भी इसकी इच्छा आवश्यकता नहीं हो सकती। अर्थात आवश्यकता व्यक्ति की उस इच्छा को कहते हैं जिसको संतुष्ट करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन हो और साथ ही साथ व्यक्ति उन साधनों का प्रयोग करने के लिए तत्पर भी हो। आवश्यकता के तत्व। आवश्यकता के 3 तत्व होते हैं। पहला है वस्तु की इच्छा। आवश्यकता की अनुभूति का जन्म इच्छा के रूप में उत्पन्न होता है। भोजन करने की इच्छा तो पहले होती है और आवश्यकता पीछे होती है। नंबर 2, धन व्यय करने की तत्परता। धन व्यय करने के लिए योग्यता ही पर्याप्त
नहीं होती, वरन व्यय करने की तत्परता भी आवश्यक है। मान लो हमारे पास बचा धन है, परंतु हम उस धन को खर्च करना नहीं चाहते, तो हमारे पास व्यय करने की तत्परता नहीं है। नंबर 3 है इच्छा पूर्ति की योग्यता। रोटी, कपड़ा व मकान मानव की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, परंतु इनको उपलब्ध कराने में योग्यता अनुसार परिवर्तन होता रहता है। जैसे धनी व्यक्ति फलों का रस पीकर स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, जबकि जो आम व्यक्ति है उसके पास इतना भी धन नहीं होता कि वो भरपेट भोजन भी कर सके। अब है आवश्यकताओं की विशेषताएं। आवश्यकताओं की विशेषताएं निम्न प्रकार की होती हैं। पहला है आवश्यकताएं अनंत होती हैं। व्यक्ति की आवश्यकताएं इतनी अनंत होती हैं कि उनकी गणना करना बहुत असंभव है। यानी इतनी ज़्यादा हमारी आवश्यकताएं हैं कि हम उनको गिन नहीं सकते। आवश्यकताओं की प्रकृति ही ऐसी है कि एक आवश्यकता की पूर्ति होते ही दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। नंबर 2 है आवश्यकताएं पूरक होती हैं। कुछ आवश्यकताओं में परस्पर पूरकता का गुण भी पाया जाता है। जैसे कार के साथ हमें पेट्रोल की आवश्यकता होती है, चाय के साथ चीनी, चाय पत्ती और दूध की आवश्यकता होती है। यानी एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें दूसरी आवश्यकता का अनुभव होता है। नंबर 3 है आवश्यकताओं की पुनरावृत्ति भी होती है। कुछ आवश्यकताएं ऐसी हैं जिन्हें बार बार पूरा करने की आवश्यकता होती है। जैसे यदि हम एक बार भोजन कर लें तो हमें दोबारा भूख लग जाती है और दोबारा भोजन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार पानी पीने, वस्त्र सिलवाने आदि के बाद भी पुनः उसकी पूर्ति करनी पड़ती है। नंबर 4 है आवश्यकताएं वैकल्पिक होती हैं। विभिन्न व्यक्तियों की आवश्यकताओं में समानता होती है। यानी कई व्यक्तियों की जो आवश्यकताएं हैं वो समान होती हैं, परंतु उनकी जो पूर्ति का विकल्प है वो समान नहीं होता, बल्कि विभिन्न प्रकार का होता है। जैसे भोजन की आवश्यकता एक समान है, परंतु भूख लगने पर कोई रोटी खाता है और कोई कचौड़ी। नंबर 5 है आवश्यकताएं आदत पूर्वक होती हैं। कुछ आदतें भी विभिन्न आवश्यकताओं को जन्म देती हैं। अर्थात यदि कुछ वस्तुओं की हमें आदत पड़ जाए तो यही हमारी आवश्यकता बन जाती है। इनमें भी गजब की तीव्रता होती है। अगर इनकी पूर्ति ना हो तो व्यक्ति बड़ा बेचैन रहता है। जैसे चाय, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि। नंबर 6 है आवश्यकताएं संतुष्ट की जा सकती हैं। आवश्यकताएं अनंत होने पर भी उनकी पूर्ति संभव है। यानी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन उनको पूरा करना भी संभव है। आवश्यकता है इच्छा व धन की, यानी हमारे पास इच्छा होनी चाहिए और धन। प्रत्येक व्यक्ति स्कूटर या कार रख सकता है, कोठी बनवा सकता है। इसके लिए पहले हमारे पास इच्छा या आवश्यकता होनी चाहिए, फिर उसे खरीदने के लिए धन। नंबर 7 है आवश्यकताओं में प्रतिस्पर्धा होती है। प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं अनेक प्रकार की होती हैं, परंतु उनकी पूर्ति के साधन सीमित होते हैं। ऐसी दशा में उनमें प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है। जिन आवश्यकताओं में तीव्रता अधिक होती है उनकी पूर्ति वह पहले करता है। जैसे हमें पिकनिक पर जाना है तथा स्कूल की फीस भी भरनी है और हमारे पास आय के साधन भी सीमित है, तो सबसे पहले हम फीस की आवश्यकता को पूरा करेंगे और बाद में पिकनिक जाएंगे। नंबर 8 है वर्तमान आवश्यकताएं अधिक तीव्र होती हैं। अपने बच्चों के भविष्य की उन्नत बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, इसके प्रत्येक परिवार का उद्देश्य होता है, परंतु भविष्य की अपेक्षा हमारी वर्तमान आवश्यकताओं में तीव्रता अधिक होती है। अतः वह वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। जैसे विवाह की अपेक्षा भोजन, वस्त्र की आवश्यकता।
अब है परिवार की आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं। परिवार की आवश्यकताएं दो प्रकार की होती हैं। पहला है प्राथमिक आवश्यकताएं और दूसरा है गौण आवश्यकता। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक आवश्यकताएं, जो भौतिक और शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। जिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक होती हैं, यानी मानव जीवन के अस्तित्व के लिए जो आवश्यकताएं जिनको पूरा करना जरूरी होता है, वे प्राथमिक आवश्यकताएं कहलाती हैं। इसमें भौतिक शारीरिक दोनों प्रकार की आवश्यकताएं सम्मिलित हैं। शारीरिक आवश्यकताएं जैसे स्वास्थ्य रक्षा, चिकित्सा, विश्राम और स्वजाति की रक्षा हेतु संतान उत्पत्ति आदि। फिर है भौतिक आवश्यकताएं जैसे भौतिक आवश्यकताओं में विशेषकर भोजन, वस्त्र, आवास, जिनके बिना श्वसन तंत्र, रक्त संचालन, पाचन तथा मल मूत्र त्याग आदि की शरीर की आवश्यक क्रियाएं संभव नहीं। नंबर 2 है गौण आवश्यकताएं, जो मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आरामदायी तथा कार्यकुशलता वर्धक होती है। ये जीवन को आरामदायक एवं सुखमय बनाने के उद्देश्य से वैज्ञानिक आविष्कारों से संबंधित होती हैं, जैसे घड़ी और साइकिल आराम एवं कार्यकुशलता में वृद्धि कर सकते हैं। और बिजली के पंखे, हीटर, कूलर से आराम और सुख मिलता है। रेडियो और टीवी से मनोरंजन के अतिरिक्त हमें ज्ञान की वृद्धि भी कर सकते हैं, जो कार्यकुशलता का आधार भी हो सकती हैं। इनमें से कुछ आवश्यकताएं मनोवैज्ञानिक और समाज संबंधी होती हैं। मानव में संतुलित विकास के लिए प्रेम, प्रशंसा तथा सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति अनिवार्य है। व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं विलासिता तथा प्रतिष्ठा की इच्छा से संबंधित हो सकती हैं। उनसे ना तो हमें आराम मिलता है और ना ही हमारी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। ये आवश्यकताएं जैसे कीमती फर्नीचर, कालीन, पर्दे, कीमती आभूषण, जरी कीमत के वस्तु आदि हैं। इनसे ना तो हमें कोई आराम मिलता है, ना ही ये हमारी कार्यकुशलता में कोई वृद्धि करती है। अब है परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं। परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं उन्हें कहा जाता है जिनकी पूर्ति करना हमारे लिए अनिवार्य होता है, जिनके बिना मानव का जीवन संभव नहीं है। वही परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं कहलाती हैं। ये परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं निम्न प्रकार की हैं। पहला है भोजन। भूख को शांत करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन व्यक्ति की पहली और मौलिक आवश्यकता है। इसके बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। इसके लिए हमें निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, यानी भोजन पर्याप्त हो, यानी भोजन भरपेट मिले, भोजन संतुलित हो, यानी उसमें सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल आदि पर्याप्त मात्रा में हो, और परिवार के सदस्यों के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य एवं विकास के लिए उचित हो। फिर है नंबर 4 सदस्यों की व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार हो। नंबर 2 है उचित वस्त्र। उचित वस्त्र परिवार की दूसरी मूलभूत आवश्यकता है। परिवार के सदस्यों के लिए वस्त्रों का चयन करते समय हमें निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला है वस्त्र शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें, यानी सर्दियों में ऊनी वस्त्रों की ज़रूरत होती है, गर्मियों में सूती वस्त्रों की ज़रूरत होती है, यानी हमें शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के हिसाब से वस्त्रों का चयन करना चाहिए। फिर है मौसम व अवसर के अनुकूल हो। नंबर 3 आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर बनाए गए हों और आरामदायक हो। नंबर 4 फैशन व सामाजिक प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर वस्त्र का निर्माण करना चाहिए। नंबर 3 है उचित आवास। परिवार के लिए उचित आवास व्यवस्था भी एक मूलभूत आवश्यकता है।
आवास उचित हो। इसके लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार हो, यानी अगर हमारे परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा है यानी परिवार बड़ा है तो मकान भी, आवास भी बड़ा होना चाहिए। यदि परिवार की संख्या छोटी है तो मकान छोटा होना चाहिए। आवास हवायुक्त व प्रकाश मुक्त हो। घर में रोशनदान खिड़की दरवाजे होने चाहिए जिससे हवा आ सके और जा सके और प्रकाश की भी व्यवस्था हो। नंबर 3, प्रत्येक मौसम में संरक्षण प्रदान करे, यानी प्रत्येक मौसम में घर हमारी रक्षा करे और घर सुरक्षित स्थान पर हो। नंबर 4 है शिक्षा सुविधा। मानव जीवन सदा ही प्रगतिशील रहा है। शिक्षा से हमारे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा किसी भी आयु में प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा प्राप्त करने के निम्न साधन हैं। पहला है स्कूल व कॉलेज। नंबर 2, विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक संस्थान। नंबर 3, मैगजीन, समाचार पत्र, पत्रिकाओं द्वारा भी हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 4, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर आदि पर भी हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 5 है स्वास्थ्य रक्षा तथा चिकित्सा सुविधा। स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य रक्षा व चिकित्सा सुविधाओं का उपलब्ध होना अति आवश्यक है। स्वास्थ्य रक्षा के लिए निम्न उपाय करने चाहिए। पहला है ताज़ी हवा, स्वच्छ भोजन। हमें हमेशा ताज़ा और स्वच्छ भोजन खाना चाहिए। नंबर 2, स्वच्छ और निर्मल पानी पीना चाहिए। नंबर 3, स्वच्छ और प्रदूषण रहित वातावरण में रहना चाहिए। नंबर 4, संक्रामक रोगों से बचाव के उपाय अपनाने चाहिए। नंबर 5, गंभीर बीमारी में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए। नंबर 6, टीकाकरण करना, यानी बच्चों को समय से टीके लगवाने चाहिए। नंबर 7, पारिवारिक बजट में चिकित्सा पर होने वाले व्यय का प्रावधान रखना, यानी जब हम परिवार का बजट बनाते हैं तो उसमें कुछ धन हम चिकित्सा यानी बीमार होने पर उसके इलाज के लिए भी कुछ धन संचय करके रखना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।